नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। कोविड प्रभावित क्षेत्रों और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा। आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के वास्ते 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र पर 23,220 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे और शिशु और बाल स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अमेरिका से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। देश भर में अब तक कुल 32 करोड़ 36 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के 50 से अधिक देशों ने भारत के कोविन पोर्टल में रुचि दिखाई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डेल्टा प्लस चिंताजनक। जिन 12 राज्यों में यह संक्रमण मिला वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के कल 46,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.8% हुई। कर्नाटक में 10वीं बोर्ड की परीक्षा 19 और 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफन लोफवेन ने विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के 1 सप्ताह बाद त्यागपत्र दिया। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के तीसरे चरण में शानदार प्रदर्शन के बाद विश्व की पहले नंबर के खिलाड़ी की रैंकिंग फिर हासिल की। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में भारत की राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और यूरो कप फुटबॉल में आज रात स्पेन का मुकाबला क्रोएशिया से और स्विट्जरलैंड का फ्रांस से होगा। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक की आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज 8 राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें से 4 पूरी तरह से नए हैं। इनमें से एक स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ा है। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण गारंटी योजना का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इसमें से 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होंगे। Total to 1.1 lakh crore guarantee which is being given for particularly COVID affected sectors. And in that, health sector with a 50,000 crore cover receives attention for scaling up medical infrastructure. वित्त मंत्री ने कहा कि ऋण गारंटी योजना 8 बड़े शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में नई परियोजनाओं के विस्तार के लिए होंगी। The health and medical infrastructure in all other areas, all other towns, tier 2, tier 3 will be focused. So we are not looking at the 8 metropolitan, we are looking at all others. Here the guarantee coverage will be for projects which are totally new up to 75% coverage, and projects which are only expansion will get 50% coverage. The loan which will be given will be to a maximum amount of 100 crores. वित्त मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मई 2020 में शुरू की गई थी। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।
इस योजना के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 और निजी क्षेत्र के 25 बैंक तथा 31 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से अब तक 2,69,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कारोबार करने वालों के लिए ऋण गारंटी की सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। वित्त मंत्री ने एक अन्य उपाय के अंतर्गत 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की। एक अन्य राहत उपाय के अंतर्गत वित्त मंत्री ने 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए भी ऋण गारंटी योजना की घोषणा की। Credit guarantee scheme to facilitate loans through the MFIs, microfinance institutions. We aim to reach out to 25 lakh persons who are absolutely smallest borrowers from the MFI, and this would be a maximum loan of 1.25 lakhs to an individual. The rate will be at least 2% below the maximum rate which is prescribed by the RBI. So the focus of this will be on new lending and not on repayment of old loans. वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 11,000 पंजीकृत टूरिस्ट गाइड और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के लिए भी बड़े राहत पैकेज की घोषणा की। इसके अंतर्गत 100% गारंटी के साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण ट्रैवल और टूर एजेंसियों को दिया जाएगा। राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त टूरिस्ट गाइड 1 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगे। वित्त मंत्री ने विदेशी पर्यटकों के लिए 5 लाख वीजा मुफ्त जारी करने की घोषणा की। ये स्कीम 31 मार्च 2020 तक या 5 लाख वीजा होने तक लागू रहेगी। Once we start visa issuance again, the first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022 or till the first 5 lakh of visas get covered. In other words, till 31st March 2022 or till the first 5 lakh tourist visas are issued, everyone gets free tourist visa. श्रीमती सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने की भी घोषणा की। यह योजना पिछले वर्ष अक्टूबर में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देना है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं पर वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में इन पर 23,220 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें शिशु और बाल स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन को सक्षम बनाने के लिए मेडिकल के छात्रों और नर्सिंग के छात्रों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। अस्पतालों में आईसीयू बेड तथा जिलों और उप जिलों के स्तर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के वित्तीय पुनर्गठन के लिए 77 करोड़ 45 लाख रुपए के राहत पैकेज की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 33,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। निर्यात बीमा कवर को बढ़ाकर 88,000 करोड़ रुपए तक करने के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम में अतिरिक्त पूंजी डालने की भी व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत नेट मॉडल के तहत सार्वजनिक और निजी भागीदारी से प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाने के लिए 19,041 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। सीतारामन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बड़े स्तर पर उत्पादन करने वालों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को 2025-26 तक बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत 2020-21 में किए गए निवेश को 2025-26 तक वैध माना जाएगा। बिजली क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री द्वारा आज घोषित उपायों से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होगी और कम सेवा वाले क्षेत्रों में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही महत्वपूर्ण मानव संसाधनों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस घोषणा में बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि किसानों की मदद को भी महत्व दिया गया है, क्योंकि कई पहलों की घोषणा की गई है जो कृषि की लागत को कम करती हैं और किसानों की आय में वृद्धि करती हैं। इनके माध्यम से कृषि गतिविधियों में और अधिक लचीलापन और स्थिरता आएगी। छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बनाए रखने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
श्री मोदी ने कहा कि आज के उपाय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने में मदद करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चाहे हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करें इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 जून 2021 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कोविड टीके लगाने के मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है और कुल टीकों के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया है। देश में अब तक 32 करोड़ 36 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.8% हो गई है। कल 58,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही स्वस्थ लोगों की संख्या 2 करोड़ 93 लाख से अधिक हो गई है। लगातार 46वें दिन रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या से अधिक बनी हुई है। कल 46,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर लगभग 5,72,000 रह गई है। कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 1.89% है। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे बनी हुई है और इस समय 2.81% है। दैनिक संक्रमण दर 2.94% है, जो लगातार 21 दिन से 5% से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 979 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही कोविड से मृतकों की संख्या 3,96,000 से अधिक हो गई है। कोविड जांच क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक 40 करोड़ 63 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने उन लोगों को बधाई दी है जो टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय है। आज नई दिल्ली में मंत्रियों के समूह की 29वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में इस पर विशेष नजर रखी जा रही है, जहां इसकी मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। Delta plus is also a variant of concern as it is a sub-lineage of the Delta variant. Scientists are right now studying its impact on disease transmission, severity, immune escape and other public health effects. It has also been cultured in the labs and its effect on vaccines is also being studied right now. As a matter of abundant precaution, special surveillance is being carried out in the districts of the 12 states where the Delta plus has been detected. कोविड के मामलों में आई उल्लेखनीय कमी का जिक्र करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि 14 राज्यों में प्रति 10 लाख की आबादी पर 100 से कम मामले सामने आए हैं। बैठक में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद थे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। कोविड प्रभावित क्षेत्रों और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा।
आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के वास्ते 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र पर 23,220 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे और शिशु और बाल स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अमेरिका से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। देश भर में अब तक कुल 32 करोड़ 36 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के 50 से अधिक देशों ने भारत के कोविन पोर्टल में रुचि दिखाई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डेल्टा प्लस चिंताजनक। जिन 12 राज्यों में ये संक्रमण मिला वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। कल कोरोना संक्रमण के 46,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.8% हुई। कर्नाटक में 10वीं बोर्ड की परीक्षा 19 और 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोपोवेन ने विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के 1 सप्ताह बाद त्यागपत्र दिया। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के तीसरे चरण में शानदार प्रदर्शन के बाद विश्व की पहले नंबर की खिलाड़ी की रैंकिंग फिर हासिल की। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में भारत की राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और यूरो कप फुटबॉल में आज रात स्पेन का मुकाबला क्रोएशिया से और स्विट्जरलैंड का फ्रांस से होगा। कोविड टीका पंजीकरण के लिए बनाया गया कोविन पोर्टल काफी लोकप्रिय हो रहा है। विदेशों में भी लोग इसकी तकनीक में दिलचस्पी ले रहे हैं। मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के 50 से अधिक देशों के लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोविन का ऐसा संस्करण बनाने का निर्देश दिया है जो इच्छुक देशों को मुफ्त में दिया जा सके। कर्नाटक में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने कहा है कि राज्य में 10वीं बोर्ड परीक्षा 19 और 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उन्होंने आज बेंगलुरु में बताया कि परीक्षा के दौरान कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 19 जुलाई को मुख्य विषयों की और 22 जुलाई को भाषा की परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा ड्यूटी पर तैनात सभी लोगों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। कोविड लक्षणों वाले लोगों को लिखित परीक्षा के लिए अलग कमरा दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख के कुंगयम गांव से वर्चुअल माध्यम के जरिए 63 पुलों का उद्घाटन किया। ये पुल सीमा सड़क संगठन ने 8 राज्यों में बनाए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन पुलों के बनने से सशस्त्र बलों के साथ आम लोगों को भी लाभ होगा। जिस रोड पर यह ब्रिज बना है यानी लेह लोमा रोड, यह हमारी सेना और आईटीबीपी के लिए बहुत ही अहम है। और साथ ही मुझे यह भी बताया गया है कि चुंगथांग, लोमा, हनले और सोमरारी लेक जैसी जगहों को भी आपस में जोड़ती है। और ये इलाके सुरक्षा की दृष्टि से के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी और सबसे ज्यादा टूरिज्म की दृष्टि से इनका एक विशेष महत्व है। जब ये सड़कें बन जाती हैं, ब्रिजेस बन जाते हैं, टूरिज्म भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने आप वहां पर सृजित होती हैं। इस अवसर पर श्री सिंह ने पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के माध्यम से सभी मुद्दों को सुलझाने पर बल दिया। उन्होंने पड़ोसी देशों को भारत की भूमि पर बुरी नजर नहीं डालने की चेतावनी दी।
भारत के लोग बराबर वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली, यह संदेश देने वाले लोग रहे। हम शस्त्र भी धारण करते हैं तो शांति की स्थापना के लिए शस्त्र धारण करते हैं, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं। पड़ोसियों को भी सोचना पड़ेगा। सदियों से हम पड़ोसी हैं, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या जिन मुद्दों को लेकर विवाद है उसका भी बातचीत के द्वारा स्थायी समाधान नहीं निकल सकता? हम पड़ोसी थे, पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। मैं सारे पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। कोई यह सोचे कि हम किसी को आंख दिखाकर डरा देंगे, ये अपने सेना की शौर्य पराक्रम पर विश्वास है। हम हर प्रकार से एक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की निर्माण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि भारत के 6 मेडिकल कॉलेज 2021 में विश्व के 100 श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की सूची में शामिल किए गए हैं। श्री जावड़ेकर ने ट्विटर पर कहा कि नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को इस सूची में 23वां स्थान मिला है। पुणे का आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज AFMC 34वें स्थान पर है। इनके अलावा इस सूची में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर, JIPMER पौंडीचेरी मेडिकल कॉलेज चेन्नई और IMS बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के मार्ग पर बढ़ रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल आज ओडिशा के बालेश्वर के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ी गई। इस दौरान पूर्वी तट के निकट विभिन्न रडारों से मिसाइल पर नजर रखी गई। अग्नि 2 नई पीढ़ी की उन्नत मिसाइल है। इसका विकास अग्नि श्रेणी की मिसाइलों से किया गया है। ये 1000 से 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर आज लखनऊ गए हैं। वे उत्तर प्रदेश की 5 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज सुबह विशेष रेलगाड़ी से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हुए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य मंत्रियों ने रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। श्री कोविंद का आज लखनऊ में गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का कार्यक्रम था। राष्ट्रपति कल आम्बेडकर संस्कृति केंद्र के आधारशिला समारोह में हिस्सा लेंगे। राज्य का संस्कृति विभाग इस केंद्र का विकास कर रहा है। इसकी विभिन्न संरचनाओं और सुविधाओं पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री कोविंद कल विशेष उड़ान से नई दिल्ली पहुंचेंगे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पशोक के पास आज शाम एक तेज रफ्तार वाहन के गहरी खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। ये वाहन एक विवाह समारोह के लिए ले जाया जा रहा था, तभी वाहन चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद आसपास के गांव के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के समय वाहन में 12 लोग सवार थे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया को कल तक पेश होने का सम्मन भेजा है। समिति डिजिटल मंच पर महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने सहित सोशल मीडिया या ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में इन कंपनियों के विचार सुनेगी। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफा दे दिया है। सप्ताह भर पहले वो संसद में विश्वास मत हार गए थे। श्री लोफवेन के पास मध्यावधि चुनाव कराने या फिर इस्तीफा देने के विकल्प ही बचे थे। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोविड महामारी के मुश्किल भरे हालात तथा आम चुनाव महज 1 साल दूर होने को ध्यान में रखते हुए मध्यावधि चुनाव कराना स्वीडन के हक में नहीं होगा। यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज कोपेनहेगन में रात 9:30 बजे स्पेन और क्रोएशिया के बीच मैच होगा। क्रोएशिया के मशहूर खिलाड़ी इवान पेरिसिक कोरोना की वजह से आज का मैच नहीं खेल पाएंगे। आज के दूसरे मैच में स्विट्जरलैंड का मुकाबला विश्व चैंपियन फ्रांस से होगा। इससे पहले कल बेल्जियम और चेक गणराज्य क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। क्रोएशिया में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप टूर्नामेंट में आज राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राही ने फाइनल में 39 अंक बनाए और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ 1 अंक दूर हैं। वो रजत पदक विजेता से भी 8 अंक आगे थीं। इस टूर्नामेंट में ये भारत का पहला स्वर्ण है। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीसरे चरण की विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के बाद आज जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है।
दीपिका ने व्यक्तिगत महिला रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया। इस कामयाबी के बाद दीपिका ने आज ट्विटर पर मन की बात के 78वें एपिसोड में उनकी सराहना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। दीपिका की उपलब्धि पर भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विश्व कप तीरंदाजी में पदक जीतने वाले सभी तीरंदाजों को बधाई दी। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार अपना प्रयत्न कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को अपनी मन की बात कहते हुए उन खिलाड़ियों की चर्चा की। आर्चरी के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले उन खिलाड़ियों की, खासकर दीपिका की चर्चा की और लगातार अभावों के बीच उभर करके जब कोई खिलाड़ी विश्व पटल पर छाता है तो देश का गौरव बढ़ता है। प्रधानमंत्री जब इस बात को कहते हैं तो देशवासियों का गौरव बढ़ता है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब लगभग 24 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बैडमिंटन टीम की। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में इस बार बैडमिंटन में 172 खिलाड़ी 5 स्पर्धाओं में पदक के लिए अपना जोर आजमाएंगे। भारत से पीवी सिंधु, बी साई प्रणीत, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी टोक्यो में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले साइना नेहवाल 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। इसके बाद पीवी सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। टीम के सामने मुख्य चुनौती चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, डेनमार्क और इंडोनेशिया हैं। भारत की टोक्यो ओलंपिक बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में टीम की तैयारियों के बारे में बताया। ये 4 प्लेयर का प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो रहा है। गोपीचंद ने बताया कि इस समय टीम अपनी तैयारी के अंतिम चरण में हैदराबाद में है। ये सारे हैदराबाद में ही है और इनका सभी का प्रैक्टिस यहीं पे हैदराबाद में हो रहा है। गोपीचंद ने सरकार से मिले पूरे सहयोग और टॉप्स स्कीम के बारे में बताया। हमें जो भी चाहिए सपोर्ट वो गवर्नमेंट की तरफ से और टॉप स्कीम की तरफ से हमें मिला है। गोपीचंद ने पदक की संभावनाओं पर कहा, उम्मीद है कि इस बार 1 से ज्यादा मेडल आए और बेहतर रंग आए, तो उम्मीद है कि इस बार खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछली बार से अच्छा रहेगा। गोपीचंद ने आकाशवाणी के श्रोताओं से कहा, आई थिंक इस मुश्किल समय में सभी लोग सेफ रहें और दुआ करें, प्रे करें कि हमें ओलंपिक में अच्छी परफॉर्मेंसेस मिले। पूरे देश की शुभकामनाएं बैडमिंटन टीम के साथ हैं और उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर वो पदक जीतने के इतिहास को एक बार फिर दोहराएगी। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। कोविड प्रभावित क्षेत्रों और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा। आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के वास्ते 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई। चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र पर 23,220 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे और शिशु और बाल स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अमेरिका से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। देश में अब तक कुल 32 करोड़ 36 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के 50 से अधिक देशों ने भारत के कोविन पोर्टल में रुचि दिखाई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डेल्टा प्लस चिंताजनक, जिन 12 राज्यों में ये संक्रमण मिला वहां विशेष निगरानी रखी जा रही है। कल कोरोना संक्रमण के 46,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.8% हुई। कर्नाटक में 10वीं बोर्ड की परीक्षा 19 और 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के 1 सप्ताह बाद त्यागपत्र दिया। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के तीसरे चरण में शानदार प्रदर्शन के बाद विश्व की पहले नंबर के खिलाड़ी की रैंकिंग फिर हासिल की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।